अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ग्रीटिंग्स फ्रॉम एएसके डेवलपमेंट। हमारा सीरीज ऑफ सेमिनार है, वेबिनार्स जो हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, खास तौर पे टारगेट यूथ डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब अपॉर्चुनिटीज किन सेक्टर्स में अवेलेबल हैं, उसमें एक और स्टेप के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है मेनली जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इन माइक्रो फाइनेंस, बैंक और इंस्टीट्यूशन सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। तो हमारे साथ बड़े मोहतरम स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं कि माइक्रो फाइनेंस हम क्या बात करें, माइक्रो फाइनेंस है क्या। देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, उस टारगेट मार्केट को हिट करती हैं, उन लोगों को एक्सेस करती हैं जिनका बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक रसाई नहीं होती, जो वहां तक उनकी एक्सेस नहीं होती। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, क्विक डिपॉजिट फैसिलिटी आपको देती है। नॉर्मली आपको प्रॉपर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। सिमिलरली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगी, हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक की, जो आप लोगों को बहुत नजर आते हैं। पहले तो एक दो माइक्रो फाइनेंस बैंक होते थे, अब टेलीनॉर का माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसको आप इजी पैसा के नाम से जानते हैं। मोबिलिंक का माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिनकी जो प्रोडक्ट है जैस कैश है। यू बैंक वाले हैं जिनका यू पैसा है। फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है, एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक और बेताशा है। ये किस को कैटर करते हैं ये लोग? इनके टारगेट मार्केट ये उन लोगों को कैटर करते हैं जो जनरल पब्लिक में होता है, छोटे लेंडर्स जिनको छोटे लोन्स चाहिए होते हैं, अपनी जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कम कैपिटल चाहिए होता है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कलेक्टर नहीं दे सकते, ये उनको टारगेट करते हैं और उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जिनको बड़े बैंक्स, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कैटर नहीं करते। आज का टॉपिक हमारा कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में क्या है, या वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। आज दो स्पीकर्स हमारे पैनल पे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो आतिफ सुहेल साहब हैं, चीफ एचआर ऑफिसर, एक बहुत बड़ा नाम एचआर सेक्टर में, अखवत का नाम जानते होंगे। उससे पहले तो एक बड़ा रिनोट है, मतलब 15 साल से कहीं ज्यादा, मेरे पास 15 साल बड़ा काफी से तो मैं जानता हूँ। तो एक बहुत बड़ा नाम है आतिफ सुहेल साहब, और थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। और आज सर, आज का हमारा टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम वर्क अपॉर्चुनिटीज को अगर हम इसको डिफाइन करें, तो सर इस सिलसिले में आप हमारे ऑडियंस को जरा गाइड करें कि कैसे अप्रोच किया जाए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह उसको। जनरली लोग बात करते हैं, शिकायत होती है जॉब्स नहीं है। एक तरफ इंस्टीट्यूशंस की शिकायत होती है कि जी जॉब्स तो हैं, राइट कैंडिडेट्स नहीं है। तो हम इसको कैसे, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पाकिस्तान में किस सिचुएशन में है और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कैसे अप्रोच करें? जी, थैंक यू वेरी मच आस्क डेवलपमेंट, that entire team of Ask Development and Mr. Khurram or Arshad Aqib Sahab for giving me the opportunity to provide some perspective and the prospectives for the job opportunities and how to start up small enterprises with the help of microcredit. जैसे आपने बताया कि माइक्रो क्रेडिट जो है इट इज वन ऑफ द ब्रांच और ऑफशूट ऑफ माइक्रो फाइनेंस, और जो टारगेट है इसका वो ऑब्वियसली लोन्स का टारगेट वो इंडिविजुअल्स हैं जो यूं आप कह लें कि लोअर मिडिल क्लास से या इवन जो है वो हमारी अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करते हैं और वो अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वो बेनिफिशरीज होते हैं अमूमन इस माइक्रो क्रेडिट के। और जहाँ तक इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में उसका ताल्लुक है, तो इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। हर इंस्टीट्यूशन का अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है और अमूमन जनरली स्पीकिंग ग्रेजुएशन जिसको हम BS ऑनर्स कहते हैं विद इन सोशल साइंसेस और प्रेफरेबली इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जनरल साइंस जिसे हम कहते हैं, वो होना जरूरी है बिकॉज वन हैज टू डील विद द नंबर्स। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन ज्वाइन कर रहे हैं।
if you are joining the credit function, so obviously you should be number savvy. But if you are joining some support function or shared services of the microfinance institute or bank, then obviously depending upon that function, उनका अपना एक जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के अंदर BS इन मार्केटिंग या मास्टर्स इन मार्केटिंग या MBA वगैरह यूजफुल होता है. और फिर तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक रिगरस उनका इंडक्शन ओरिएंटेशन और इवन ट्रेनिंग और लर्निंग का प्रोग्राम होता है एट दी फॉर द एंट्री लेवल इंडिविजुअल्स और न्यू हायर्स, तो वो कैरी आउट होता है. अगर आप फर्दर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से बात करना चाहें तो आई कैन शेयर विद यू व्हाट आई नो. तो देखिए, दो तरह के इस वक्त हम जो मतलब मार्केट में बात कर रहे हैं, मतलब पहले तो माइक्रो फाइनेंस थे, उनके मुख्तलिफ आते रहते थे, कभी ज़रूरी कर्जे आते थे, कभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती थी. उसके बाद क्या हुआ, दो तरह के कर्जे स्टार्ट हो गए. एक हो गए पर्सनल लोन्स, एक तो हम माइक्रो फाइनेंस बैंक, अभी मैं जैसे हम लोग एक इदारे के साथ काम कर रहे हैं, अभी फाइनेंस ABHI, अभी फाइनेंस इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है रजिस्टर्ड, और वो क्या कर रहे हैं, वो इजी क्रेडिट दे रहे हैं, एडवांस सैलरी दे रहे हैं मिसाल के तौर पर. अब ये नया सेक्टर है, जो चीजें ओपन करते जा रहे हैं, वो अपने एजेंट्स भी बना रहे हैं ऑनलाइन चीजों में. सिमिलरली जब हमने बात की जैसे टेलीनॉर हो गया, जैस कैश हो गया, इनके अब कैंडिडेट्स को इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे यूथ जो परेशान है, सब कुछ है, अगर हम किसी एक को एग्जाम्पल को पकड़ लें और उनको देखें क्या उनको कैसे अप्रोच किया जाए और क्या मेंटेलिटी लेके अप्रोच किया जाए कि वहां के उस सेक्टर से हम कैसे फैसिलिटेट हो सकते हैं अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जॉब्स को कैसे टारगेट किया जाए, किस किस्म की अपने आप को क्या ट्रेन किया जाए, यूथ अपने आप को किस तरह ट्रेन करें अगर वो इस सेक्टर को टारगेट करें. जी, पहले तो देखें, यूथ को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर देयर वैल्यूज. ठीक है जी. और जब मैं वैल्यूज कहता हूं तो फॉर देम व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, या वो completely entirely they are only interested in the head start of their own professional career. इसमें इधर और नहीं है, इसमें एंड है. लेकिन ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस जो है, अगर आप देखें, if the organization with whom I remained associated for 6 years, तो जो compensation या salary structures जो हैं, they are quite humble, और entry level पे तो they are even more humbler and modest. और वहाँ पे जो वैल्यू सिस्टम होता था, हम ये देखते थे कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का पीछे क्या स्पिरिट है, व्हाट इज द मोटिवेशन. तो मोटिवेशन अगर ये है टू सर्व द सोसाइटी एंड टू सर्व पर्टिकुलरली द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं या गुर्बत के समंदर में पूरी तरह गर्क हैं और सिर्फ सर उनका जो है वो सरफेस ऑफ द सी से बाहर है, और हम चाहते हैं कि वो पूरे के पूरे जो है वो गुर्बत के समंदर से बाहर निकल आए. तो ये अगर स्पिरिट है, ये अगर मोटिवेशन है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की, तो फिर तो हम उन्हें जो है वो वेलकम करते थे, यानी मैं उनको वेलकम किया करता था. देखें, वो कहते हैं कि इफ यू आर क्लियर, किसी दानिश्वर का कॉल है कि इफ यू आर क्लियर अबाउट योर व्हाई, then you are ready to tolerate any kind of how. So as far as the working conditions in the microfinance institutions, so they work in rural areas, in semi-urban areas, and so to speak not so developed areas with no hustle and bustle of the metropolitan city life.
تو اب ایسی ورکنگ کنڈیشنز میں, ایسے ورکنگ انوائرمنٹ میں جو دیہاتی ماحول ہو یا نیم شہری ماحول ہو, وہاں پر کام کرنے کے لیے ایک بڑی ہی ایک مخصوص پرسنالٹی اور ایک بڑا اسپیسیفک سیٹ آف ویلیوز والے ہمیں یوتھ اور نوجوان چاہیے. تو وہ ویلیوز میں نے آپ کو بتائیں کہ ایمپتھی ہو, اینڈ دے کین فیل دا پین آف دا انڈر پریویلیج سیکشن, جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کا وہ درد محسوس کر پائیں, پھر ہی تو وہ ایسے جسے کہتے ہیں کہ انفیوریبل حالات میں کام کریں گے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں عموماً ان کے انڈیویجولز مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس کو جوائن نہیں کرتے. مطلب جنرلی اسپیکنگ کوئی رول آف تھم تو نہیں ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ بات میں کر رہا ہوں, تو زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لوگ ہی جوائن کرتے ہیں مائکرو فائنانس کو. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ماڈسٹ کمپنسیشن اسٹرکچر ہے, right at the entry level and even at the top level of the organization. تو اس میں مینلی یہ ہے کہ ہم اس کو کسی بھی وقت کسی بھی طرح فائنینشیل جو کمرشل بینکس ہیں ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسے ہی, بالکل آپ کی بات ہے جو میں مینلی اگر میں اس کو خلاصہ کرنے کی کوشش کروں اس آسان الفاظ میں کہ آپ یو ہیو ٹو بی ہمبل, آپ کا کوئی ویژن ہونا چاہیے, آپ کنٹریبیوٹ, اس لیے کہ جو لوگ آپ کے ٹارگیٹ کسٹمر ہیں وہ بڑے بیچارے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو جن کی اپروچ نہیں ہے, اور وہ سادہ لوگ ہیں, کسی کو فارم بھی بھرنا نہیں آتا ہوگا, آئے ہوں گے اور بڑی اصل نیڈ کے لیے قرضہ لے رہے ہوں گے. مطلب وہ شغل کے لیے نہیں لے رہے ہوں گے, موبائل خریدنے کے لیے قرضہ نہیں لے رہے, وہ ایکچوئل نیڈ کے لیے لے رہے ہیں. ادھر انہوں نے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے یا ان کو کوئی کام رکا ہوا ہے, کوئی کام کمپلیٹ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. سر ایک سوال ہے, کیا کرتے تھے, جسٹ ٹو شیئر ون سینٹینس, کہ ہماری آرگنائزیشن میں انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اس میں بھی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس میں کچھ انٹرسٹ بیسڈ ہیں اور کچھ انٹرسٹ فری ہیں. تو آئی سرو دی لارجسٹ انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ, اگر میں ایون آف دا ہول ورلڈ کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا. تو with a workforce strength of more than 7,000 and with branches all over Pakistan, extending up to 850 branches plus. پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور ان دا فار فلنگ ایریاز جہاں کوئی کمرشل بینک یا ایون کوئی انٹرسٹ بیسڈ مائکرو فائنانس بینک اپنی برانچ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا بیکاز آف ٹف ورکنگ کنڈیشنز. ایسے حالات میں کون سے لوگ کام کر سکتے ہیں جو مٹی میں مل کر مٹی ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں, اینڈ دے آر ریڈی, کہ ان کے ہاتھ بھی گندے ہوں گے, ان کے کپڑے بھی گندے ہوں گے, اور ورکنگ کنڈیشنز بھی کوئی فیوریبل نہیں ہوں گی, اور وہ کوئی کمفرٹیبل لائف نہیں ہو, اور ان کا مشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کے سے لون لینے آئے ہیں وہ ڈیفیکلٹی میں ہیں. اور سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑا کریکٹر ٹریٹ ہائرنگ کے وقت کیا ہوتا تھا کہ دیکھا جائے کہ ان میں ہمارے نیو ہائرز میں, اس کے لیے میں نے سینیریوز ڈیزائن کیے تھے, کویسچنیئرز تھے جو ہے, اور آئی کیو اور ای کیو ایموشنل انٹیلیجنس کو چیک کرنے کی مختلف اسیسمنٹس تھیں کہ ایمپتھی ہے, آر دے ریڈی ٹو پٹ دیم سیلفز, نیو ہائرز کی بات کر رہا ہوں, کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں, ان دا شوز آف دوز پیپل which the institute is serving. تو یہ جو درد مندی والی ایک جذبہ ہے, اور یہ جذبہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے ہوا جذبات تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی, فلیٹنگ ایموشنز ہوتے ہیں. یہ تو ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہونی چاہیے ایسے انسٹیٹیوٹس کو جوائن کرنے کے لیے, کہ ان سروس لائز گریٹنس, خدمت میں عظمت ہے, اور میں یہ بھی ایک عبادت ہے.
कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ, उनको बाय गिविंग माइक्रो क्रेडिट वो अपने छोटे बिजनेस सेटअप्स, कोई खोखा बना रहा है, कोई मोबाइल की वर्कशॉप जो है, रिपेयर वर्कशॉप का स्टॉल बना लिया किसी ने घर के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री लगा ली है, तो मैं उनको हेल्प आउट कर रहा हूँ। वो जिसे कहते हैं, स्टीफन कवे कहता है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम वंस, बट टीच हिम और हर हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम और हर फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये थ्रू माइक्रो क्रेडिट हम उन्हें टीच कर रहे होते हैं टू लिव ऑन देयर ओन। ऑब्वियसली हम कोई उनको एंटरप्रेन्योरशिप के गुर नहीं सिखा रहे होते, वो अपने माइंडसेट के रेफरेंस से ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर होते हैं, दे हैव बिजनेस प्लान, दे हैव बिजनेस आइडियाज, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश एंड फंड्स, फाइनेंशियल फंड्स, दे आर अनएबल टू इनिशिएट देयर बिजनेस। तो वो हम उनकी नीड जो है वो फुलफिल कर रहे होते हैं। सर एक क्वेश्चन है और सुमरानी साहब का कि वो जानना चाहते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, हम तो एक जनरल बात करते हैं, मतलब हम तो जिनको प्रोफेशनल में फाइनेंस प्रोफेशन हुआ, अपने उसमें रहे हुए हैं, एक जनरल क्वेश्चन है कि उसके ब्रांचेस, उसके अंदर कौन कौन से डिविजन होते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब वो भी उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जिस तरह पूरा बैंक होता है, इसलिए कि जनरली हम बात करते हैं माइक्रो क्रेडिट से, तो पैसा कहाँ से आता है, और वो वैसे उसके डिविजन्स क्या होते हैं, उसकी नॉर्मली उसकी एक माइक्रो फाइनेंस बैंक की हायरार्की है, उसके अंदर किस तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए जी, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी एक ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। तो मेन जो उनकी वर्क फोर्स आप कह लें, वो जाहिर है क्रेडिट के लोग, लोन ऑफिसर्स जो पब्लिक के साथ डील करते हैं और उनका सोशल और इकोनॉमिक अप्रेजल करते हैं बिफोर अवॉर्डिंग देम विद दी लोन। और मैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन में काम करता रहा हूँ, तो मैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन ही कहूँगा। तो ये क्रेडिट की मेन जो है इनकी वर्क फोर्स, मेन बल्क या मेन वॉल्यूम ऑफ द वर्क फोर्स कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट या क्रेडिट फंक्शन कह लें। उसके बाद सपोर्ट फंक्शंस, HR, IT, क्योंकि जाहिर है कि अब तो जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ लेवल पे हैं एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है, जैसे हमने एक ERP यूज करते थे, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, in order to integrate all our branches and in order to carry out that credit giving process. तो फिर ये सारे फंक्शंस, मार्केटिंग भी हो गया उसके अंदर, फाइनेंस भी, अकाउंट्स भी, IT मैंने बता दिया, मार्केटिंग का जिक्र कर दिया, क्रेडिट मेन फंक्शन हो गया, ऑडिट डिपार्टमेंट। तो यही है जी मेन, तो प्रॉपर जिस तरह स्ट्रक्चर होता है। सर फंडिंग कहाँ से, मेन फंडिंग सोर्स क्या होती है? डोनेशंस होती हैं, ग्रांट्स होती हैं, कि ये भी पैसे उठाते हैं इंटरेस्ट पे? जनरली क्या इसका सोर्स होता है? खासतौर पे मैं बात करूंगा जो इंटरेस्ट बेस्ड माइक्रो फाइनेंस। देखिए जी मेन, जी इसमें तो वही अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड हैं या इंटरेस्ट फ्री हैं। ठीक है, तो मैं तो इंटरेस्ट फ्री की बात करूंगा। इंटरेस्ट बेस्ड का तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम खुद ही पता चल गई है कि उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंटरेस्ट होता है प्राइमरीली। लेकिन इंटरेस्ट फ्री जो है वो डोनेशंस पे चलते हैं, और इंडिविजुअल डोनर्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो कमर्शियल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आउट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी डोनेशन दे रही होती हैं। फिर कुछ ये प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ करते हैं। तो जब वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, तो गवर्नमेंट भी फंडिंग देती है। तो फिर ये गवर्नमेंट से एक सर्टेन परसेंटेज सर्विस चार्जेस की मद पे लेते हैं, क्योंकि जाहिर है इन्होंने बोरोर से तो कोई चार्ज नहीं करना। तो ये जो डोनर हैं वो इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट जो है वो फंक्शंस हों फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनसे एक बड़ी मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज
सर्विस चार्जेस की मद में जो है उसकी अम्ब्रेला में चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल यही होता है कि अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो एज लो एज पॉसिबल रखी जाए। उसके पीछे क्या हिकमत है, क्या विजडम है कि जितना फंड हो वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट फ्री लोन्स में चला जाए गुर्बत दूर करने के लिए। क्योंकि अगर अपनी ही ऑपरेटिंग कॉस्ट और अपनी ही सर्विस कॉस्ट वो बढ़ती जाए तो ऑब्वियसली फिर वो जो मकसद है कि गुर्बत दूर करना, उसके लिए तो फिर पैसे नहीं बचेगा ना। बिल्कुल। सर इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया है हमको। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, आपका माइक बंद है सर, माइक क्लोज है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, खैरियत से होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। वेलकम टू एएसके वेबिनार। मैं इफ्तिखार साहब का तारुफ करा दूं जनाब। इफ्तिखार साहब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हाले कॉलेज ऑफ बैंकिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में, सर्टिफाइड डायरेक्टर हैं पीएचडी प्रोग्रेस में कॉर्पोरेट फाइनेंस में। इस टॉपिक पे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें वसी तजर्बा रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डील करते हैं। इफ्तिखार साहब आज का हमारा टॉपिक था, तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। जी जी। आतिफ तुफैल साहब ने बात हुई। आतिफ तुफैल साहब ने सबसे पहली बात ये की कि मैंने उनसे पूछा था कि जी कौन यूथ अपने अंदर क्या चीज प्रोवाइड करे कि अगर वो इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं और क्या उनका सबसे पहले कुछ विल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। इसलिए कि माइक्रो फाइनेंस बैंक का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसे कमर्शियल बैंक्स का होता है। आपने बड़े रिमोट इलाकों में काम करना होता है, आपने ऐसे लोगों से डील करना होता है जो बहुत नीडी होते हैं, और इस हवाले से हम बात कर रहे थे। तो आप इस टॉपिक पे क्या कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं थोड़ा माजरत खाऊं कि मेरी एक मीटिंग चल रही थी जिसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गया। दूसरा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस फोरम पे अपने जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करने का मौका दिया। देखिए इसमें सबसे पहले जो है कि हमारे पास जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सो इट्स अंडरस्टूड के इसमें ये डील कर रहे हैं कि हाउ टू एलिवेट द पॉवर्टी। और हमारा जो इसमें टारगेट कस्टमर है वो बेसिकली वो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं है। और ऑब्वियसली जब हम उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जैसे कन्वेंशनल माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे डील करते हैं और इस्लामिक कैसे डील करते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि हम एक उसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे अभी आतिफ साहब की जो मैंने थोड़ी सी डिस्कशन सुनी, तो मैं उनकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इसमें जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत हाई होता है। तो और फिर ये कि जिन लोगों को हम डील कर रहे हैं वो क्वालिफाइड लोग भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली रूटीन में छोटे मोटे स्मॉल स्केल पे बिजनेसेस करते हैं, राइट। और इनकी जो कांस्टेंट है कि इनके पास चूंकि बैंक तक एक्सेस नहीं है, जैसे कि दो कि हमारे पास माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स भी अवेलेबल हैं, तो हमें इन लोगों को फैसिलिटेट करना होता है ताकि ये लोग डिपेंडेंट ना हो और इकोनॉमी में भी ऑब्वियसली ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकें और अपने लिए जो है वो इनकम्स भी जनरेट कर सकें। तो इस सिलसिले में है कि सबसे पहले हमने ये देखना है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कि जिन लोगों को हमने डील करना है, क्या उनको टैकल करने के लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्रेनिंग है कि हमने इन लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से कन्विंस करना है, किस तरीके से हमने इनको फैसिलिटेट करना है कि उन जो फंड्स ये ऑब्टेन करते हैं तो उन्होंने उनको उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूटिलाइज करना है जिसके लिए उन्होंने फंड्स एक्वायर किए हैं। मैंने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है तो माइक्रो फाइनेंसिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू जो है फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज को तो अवेल करते हैं, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं कि उन्होंने अपनी गमी खुशी या इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो होता क्या है कि चूंकि मॉनिटरिंग टाइट नहीं है तो वो उन फंड्स को क्या करते हैं, वो मिस यूज कर बैठते हैं। अब जब उनकी ऑलरेडी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है तो जब वो मिस यूज ऑफ फंड्स करते हैं तो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे बैक। तो अल्टीमेटली दैट्स वाई एक लोगों का एक कंसर्न होता है जी कि माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कश्यप फाउंडेशन है, तो इस पे एक बहुत सारी क्रिटिसिज्म मैं अक्सर फेस करता हूँ सेमिनार्स में जी कि दे चार्ज 22% और चार्ज उनसे कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं। तो आप बैकएंड पे ये भी तो देखें ना कि रिस्क प्रोफाइल कितना हाई है, और जब ये लोग डिफॉल्ट करते हैं तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है इन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को या इन बैड डेट्स को वो किस तरीके से हैंडल करें। सो फॉर एज कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न, तो इसके लिए मैं एक चीज को इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि हमें देखना होता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे
एक स्टार्टिंग पॉइंट इनका जो होता है मोस्टली वो होता है, इनको चाहिए BDOs, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स। अब क्वेश्चन ये है कि BDO की रिक्वायरमेंट क्या है। वो यूजुअली मैंने देखा है इनके पास वो लोग होते हैं जो मैट्रिक क्वालिफाइड हैं या जिन्होंने से इंटरमीडिएट किया हुआ है, उनको एक गाइडलाइन, एक ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आपने इन लोगों को जो है वो किस तरीके से कन्विंस करना है या इनको किस तरीके से मोटिवेट करना है। तो जब हम एक बिजनेस ग्रेजुएट की बात करते हैं, लाइक कोई BBA है, लाइक अंडर ग्रेड है या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो अगर उसने माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ मूव करना है तो पहले तो ये है कि उसको फाइनेंशियल सेक्टर का ऑब्वियसली बैकग्राउंड होना चाहिए, और फिर दूसरा इसको ये आइडिया होना चाहिए कि जब वो इस सेक्टर में इन्वॉल्व होगा तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके कस्टमर्स क्या हैं, उनकी कस्टमर्स का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड देन और दो कि ये चूंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 30-40% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट। सो रियलिटी में तो शायद इससे भी ज्यादा लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो इस एरिया का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो इसलिए इस एरिया में जो है वो हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो माइंडसेट होता है ना ग्रेजुएट का, वो शायद ये होता है कि उसने ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो किसी मल्टीनेशनल को ऑप्ट करना है या किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा या वो ट्रेडिंग कंसर्न में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बर्डन और नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो नेचर ऑफ वर्क है ना वो डिफरेंट है कि आप लोगों ने उन लोगों के साथ डील करना है जिनको तो शायद अपना नाम भी लिखना नहीं आता, जिन्होंने जस्ट जो है ना थंब इम्प्रेशंस के थ्रू जो है वो लोन्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो जब हमने लोअर लेवल पे इन लोगों को डील करना है तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे हमारे पास नॉलेज के साथ जो है वो पेशेंस भी होनी चाहिए और हमें उनके लेवल पर आकर जो है वो उनके साथ डील करना पड़ता है। लेकिन इसलिए इस तरीके से जब आप इस एरिया में कैरियर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं तो इसमें फिर आपके पास BDOs के पास जो है वो फिर आप एरिया मैनेजर्स बनते हैं, उसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो इसमें चूंकि सारा डील ही हम किसके साथ कर रहे हैं, फाइनेंस के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग प्रोवाइड कर रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको पड़ रही है। तो अल्टीमेटली जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा पड़ रही होती है, तो इस एरिया में जाके हमें उनको जो है वो फैसिलिटेट करना पड़ता है। अच्छा, फिर लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि हम बिजनेस में लोगों को पढ़ाते हैं, एक बंदा जो 22% पे लोन ले रहा है उसको ये रियलाइज करवाना पड़ता है कि आपने जो इसको पे बैक करना है तो आपने मिनिमम 20% पे करना है। तो उसको ये बताना पड़ता है कि आप जो फंड्स ले रहे हैं ना इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए। इट्स अंडरस्टूड कि अगर आपने कशफ को या किसी भी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को 22% से ज्यादा रिटर्न पे करना है तो इसका मतलब है कि फिर आपको इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी चाहिए जहाँ पे रिटर्न 22% से क्या है, ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो ये एवेल्यूएट कर सकें जी कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है ना या स्मॉल, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये ले रहा हूँ कि जो भी वो स्मॉल स्केल जो भी बिजनेस कर रहे हैं, राइट, कि उसका रिटर्न जो है वो 22%, 24 या 30% से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी एक इशू है कि अगर हम उनको हाई लेवल पे हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं तो उनके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज का देखना जरूरी है। इसके बरक्स अगर मैं अखुवत का मॉडल देखूं तो ये एक ऐसा मॉडल है दैट इज शरिया कंप्लाइंट, और जो इस्लाम कहता है, जो मेरा कंसर्न है, तो हमें ये भी बताना होता है जी कि इस्लाम ये कहता है कि कोई किसी ने कर्ज लिया है ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपको वो कर्ज टाइमली बेसिस पे रीपे नहीं कर पाता तो आप उसको क्या करें, एक्सटेंशन दें, उसको रिलैक्स करें। तो जो अखुवत का मॉडल है वो शरिया कंप्लाइंट है, वो इस्लामिक वैल्यूज के ज्यादा करीब है और उस मॉडल में लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता। बट अगेन इशू ये है कि अखुवत के पास भी क्या है, फंड्स की एक लिमिटेशन है, तो उनको भी कैपिटल राशनिंग करनी पड़ती है। तो ये जो कैपिटल राशनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें फिर हमें देखना पड़ता है कि डिजर्विंग सबसे ज्यादा कौन है, तो वो कौन सी क्लास है जिसको हम एंटरटेन करेंगे। तो चूंकि हमारा फोकस कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे है तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रीवेल करती हैं, और मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐड आए होते हैं, लेकिन जो ऐड का लेवल होता है ना वो होता है एंट्री लेवल पर। दे नीड द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि मार्केट में जा सकें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग का ज्यादा काम है ना, जैसे अखुवत कर रही है, कशफ कर रही है और अदर ऐसे कंपनीज कर रही हैं, उनको फील्ड में जाके बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बिजनेस ग्रेजुएट है ना वो फील्ड वर्क से जो है ना जरा रिलेक्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पेन लेना पड़ती है, उनको रियलाइज करवाना पड़ता है। तो इसमें जहां तक माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स की बात है तो ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स ने जो है वो पाकिस्तान में काफी जो है वो काम शुरू किया हुआ है। बट अगेन है कि माइक्रो फाइनेंस इस देखें जो कशफ फाउंडेशन या कुव्वत का मॉडल है वो तो है कि हमने एक्सेस करना है उन लोगों को जिनके पास जो हम समझते हैं कि डिजर्विंग है और इनको अगर हम फंडिंग करेंगे तो ये बेटर सर्वाइवल हो सकता है। लेकिन बैंक तक तो सर वो जाएगा ना जिसको आइडिया है
کہ माइक्रो फाइनेंस बैंक भी कोई चीज होती है, तो जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं जिनको फाइनेंशियल सिस्टम का आइडिया ही नहीं है, तो उनके लिए एक माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक को एक्सेस करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स इस एरिया में आ तो गए हैं, लेकिन ये है कि ये फील्ड ऐसी है जिसमें ऑफिस में बैठ के आप ये नहीं कह सकते, जैसे हम कमर्शियल बैंक्स को डील करते हैं कि लोग वहां पर आपके पास आएंगे और उनको जिसको तो पता चल जाएगा उसको तो हम एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन जिसको आइडिया नहीं होगा, इसलिए कि वी नीड टू जनरेट द अवेयरनेस। तो जी सर थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट इसमें करता हूँ। देखिए हम बात करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को, खासतौर पे हमारा जो टारगेट ऑडियंस है यूथ है, तो ये एक डिफरेंट फील्ड है। मैं इस सेंस में इसको अगर हम कहें कि एक ग्रेजुएट है, जैसे एक दफा हम एक टॉक में बात कर रहे थे था कि मार्केट में हर तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है, मार्केट में टॉप लेवल भी होते हैं। जैसे हम किसी भी एचआर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 20% लीडर्स होते हैं, गुड वर्कर्स होते हैं, एवरेज वर्कर्स होते हैं, प्लेबैक सिंगर्स होते हैं और स्लो वर्कर्स होते हैं। इसी तरह जब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स या कॉलेज ग्रेजुएट्स निकलते हैं तो उसमें भी था। अब इस वक्त सिचुएशन है कि इस कैरियर को ऑप्ट करने के लिए मैं टोटली एग्री कि जी इसमें वो लोग आए जो वाकतन कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट हमारे यहाँ इतना शऊर नहीं है, खासतौर पे जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें ग्रेजुएट, हालांकि एज बढ़ गई है, मतलब हमारी एज में जल्दी ग्रेजुएशन होती थी, हम 19-20 साल में ग्रेजुएट हो जाया करते थे, अब तो 23, 24, 25, 28 साल के लोग ग्रेजुएट हो रहे होते फखरिया, तो वो फिर भी शो नहीं आया होता। तो अब एक फ्रेश ग्रेजुएट है, उससे टारगेट करना है, उसको पता है कि ठीक है वो नहीं टारगेट कर सकता किसी कमर्शियल बैंक को, तो उसकी प्रोग्रेशन क्या है, उसके लिए क्या स्कोप है। मैं आपकी बात बिल्कुल होगी कि ज्यादातर एड्स आते हैं और एंट्री लेवल पोजीशन में मांग रहे होते हैं, तो एक तो सबसे पहली चीज है कि रीलोकेशन क्या होना चाहिए, कि पर्सन हैज टू बी रेडी फॉर रीलोकेशन। इस है तो माइक्रो फाइनेंस बहुत बड़ा सेक्टर है, तो डेफिनेटली एक कैरियर, एक पूरा सेक्टर जब हम बात करते हैं तो इसमें उनके लिए क्या प्रोग्रेशन है, किसको टारगेट। ये बात होगी कि जिसके दिल में कुछ कंट्रीब्यूट करने का जज्बा, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे लोग हो गए जो रिलोकेशन के लिए तैयार हो थोड़े टफ हालात में, बट वो उनके कैरियर में प्रोग्रेशन क्या आती है कि वो इसको चूज करें। हमें वी हैव टू हैव अ मिक्स कि जी आपके दिल में किसी की मदद करने का जज्बा है, आप पेशेंट हैं, आप आराम से तसल्ली से लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, बट कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर बात है घर भी, शादी भी करनी है, घर भी लेना है, आगे भी बढ़ना है, तो क्या उनकी इस सेक्टर में क्या खपत है उनके लिए, या क्या प्रोग्रेशन है जिसको वो अचीव कर सकते हैं कि जिस वजह से ये सेक्टर उनके लिए बेनिफिशियल हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सेक्टर्स बहुत है, टेलीकॉम भी है, एफएमसीजी भी है, कमर्शियल बैंकिंग भी है, सब कुछ है, ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है, और अनएड्रेस बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा कि एंट्री लेवल वीडियो मांग रहे होते हैं, तो उनके लिए चार्म क्या है, या लॉन्गर टर्म में उनके लिए चार्म क्या है, क्या प्रोग्रेशन हो सकती है जिस वजह से वो इस सेक्टर में जाए। देखिए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जब ग्रेजुएट जाता है तो उसमें इवन के जब ये वीडियोस रिक्वायर करते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो उसमें भी इनका एक प्रोसेस होता है कि दे इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग प्रोसेस। अच्छा, उस ट्रेनिंग प्रोसेस में जब हायर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हर ग्रेजुएट की ये एक ख्वाहिश होती है कि वो देखना चाहता है कि वेयर ही विल बी आफ्टर 2 years, 5 years, 7 years और सो ऑन, और इसी की बेसिस पे उसकी लॉयल्टी जो है वो एस्टैब्लिश होती है विद द ऑर्गेनाइजेशन की, उसने किस हद तक इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करना है। तो जो हमारे पास माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, तो जब हमारे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबिलिटी की हम बात करेंगे तो जो इनके एड्स आते हैं तो ये डिफरेंट लेवल्स पर लोगों को एक्वायर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पैकेज दैट इज बीइंग ऑफर्ड टू द ग्रेजुएट्स एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स। अब देखिए ना, एक बंदा अगर पैकेज भी और अपॉर्चुनिटी भी, पैकेज भी और प्रोग्रेशन भी। पैकेज तो चलिए स्टार्ट हो गया ना, मतलब मजबूरन करना पड़ता है, बट उसमें चलो इनिशियली आप कम पैकेज पे काम कर सकते हैं, बट आपके तरक्की की क्या चांसेस हैं वहां? यस अच्छा, इसमें देखिए जैसे मैंने मेंशन किया कि जैसे मैं एक मॉडल स्टडी कर रहा था रिसेंटली, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम वीडियोस लेते हैं, उसके बाद जो है वो ब्रांच मैनेजर्स जाते हैं, देन एरिया मैनेजर्स, देन रीजनल मैनेजर्स हैं, उसके बाद वो हेड ऑफ ऑपरेशंस तक जाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी अदर जो है वो असाइन। तो पहले जो इसमें हम देखते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है कन्वेंशनल, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका वीडियो से है, उसके बाद उन्हें देखना है कि यू विल बी प्रमोटेड एज ब्रांच मैनेजर, राइट। अच्छा, ब्रांच मैनेजर्स तक पहुंचने के लिए भी हमें क्या अचीव करना पड़ते हैं, वी हैव टू अचीव सर्टेन टारगेट्स। क्या आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होती है, आपने कितने टारगेट्स अचीव किए हैं, अगर आप टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं तो उसके बाद यू आर प्रोमोटेड एज एरिया मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर है, और फिर हेड ऑपरेशंस तक जाते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना होता है कि ब्रांच मैनेजर्स कितने रिक्वायर्ड हैं। अब जैसे अगर एक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सपैंड हो रहा है,
तो अंडरस्टूड है कि वो लोग जो एंट्री लेवल पर आए हुए हैं, इफ दे हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन पहले उन लोगों को प्रमोट करेगी, और इनके साथ जो है वो ऑब्वियसली कमीशंस भी अटैच है, इनके साथ इंसेंटिव्स भी अटैच हैं। अब चूंकि ये कंपनीज दिन ब दिन जो हमारी माइक्रो फाइनेंसिंग है, ये अपने ऑपरेशंस को क्या कर रही है, एक्सपेंड। बस जो एक इशू मैंने रियलाइज किया है वो ये है कि जो इनकी एक्सपेंशन होती है ये उन एरियाज में होते हैं जो पसमानदा है, राइट, जिसमें कि जिस तक एक्सेस नहीं है, ये वो एरियाज हैं जो रिमोट एरियाज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्वालिफाइड हम ग्रेजुएट है उसको हम कहें जी कि यू हैव टू वर्क इन रिमोट एरियाज। इवन के मैंने पिछले दिनों में केस स्टडी पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंसिंग, वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर रही है ग्वादर के एरिया में, राइट। अब उस एरिया में जब वो गए हैं अपना लॉन्च करने के लिए, तो वहां पे जो बलोचिस्तान में जो लोग थे, तो वो बड़ा उनको अजीब तरीके से देख रहे थे कि पता नहीं ये कौन सी कैंपेन यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, या इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जब ये रिमोट एरियाज में जाते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दे रहे हैं, लेकिन ये कि वहां पे उन एरियाज में जब ये जाते हैं तो फिर वहां पर ये लोग कुछ डीमोटिवेट होते हैं। उसकी रीजन है कि वहां पे जो इंसेंटिव है, एक तो आपको जो है वो डिसलोकेट कर दिया ना, रिलोकेट कर दिया, आपको उन एरियाज में भेज दिया जहाँ पे आपकी का एक्सपेंस ज्यादा है, राइट, जहाँ पे आप फैमिली से भी दूर हैं और अपने साथ फैमिली भी नहीं रख सकते। तो दो के ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कुछ केसेस में जो रीलोकेशन अलाउंस है वो पे करती हैं, बट क्वेश्चन ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट दैट अलाउंस इज जस्टिफाइबल। तो जब हम इनिशियल लेवल पे जाएंगे, बेसिक लेवल पे, जैसे हम कहते हैं कि एक बी कॉमर है, तो एक बी कॉमर जब एंटर होगा या बीबीए का स्टूडेंट जब एंटर होगा, तो उसके लिए एंट्री लेवल पे अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। और अगर वो सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट कर जाता है तो फिर उसके पास डेफिनेटली ऑप्शंस हैं कि वो मूव ऑन कर सकता है ब्रांच मैनेजर्स की तरफ, या जो भी एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने जो इनका स्टाफ होता है उसको फैसिलिटेट भी करती हैं, लाइक उनको बोनसेस भी देती हैं, उनको प्रॉपर इंक्रीमेंट्स भी देती हैं। तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, डिपेंड करेगा कि हम कितना तेजी से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रही है। तो अगर तो अगेन ये भी डिपेंड करेगा व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेजुएट, राइट। तो इसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मोस्टली जो मैंने लोगों को कुछ इंटरव्यूज भी किए हुए, मैंने कुछ रिसर्च भी कंडक्ट की हुई है, तो इनके जो मोस्टली एम्प्लॉयज होते हैं इनिशियल लेवल पर वो होते हैं जो मैट्रिक हैं या इंटर हैं, और वो ये समझते हैं कि हमें जॉब मिल गई है, तो और कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो चले हम इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक और भी इशू है, इसमें लोग आते हैं और एम्प्लॉय टर्नओवर जो है ना वो बेसिक लेवल पे हाई है। वो एम्प्लॉय टर्नओवर इसलिए हाई है कि अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करते हैं तो आप जो है वो ट्राई करते हैं कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करें। लेकिन वो लोग जो एडजस्ट हो जाते हैं, जो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जिनको ये समझ आ जाती है कि प्रोग्रेशन क्या है हमारी, जो हमें जो हमें प्रमोशंस मिलनी है, अगर उसका क्राइटेरिया डिफाइंड है, प्लस आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, आपको एडजस्टमेंट्स मिल रही हैं जैसे फॉर रीलोकेशन है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें दे लाइक के वो इसमें स्टे करें। तो मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया है, एंड वुड यू बिलीव को वो उन्होंने तकरीबन आज से 16-17 साल पहले ज्वाइन किया था, एंड स्टिल, और ज्वाइन पता किस लेवल पे किया था, बीकॉम के बाद बीडीओ लेवल पे। और इस वक्त मिनिमम लोग जो है ना वो इस वक्त एरिया मैनेजर्स की पोस्ट पे हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं। तो मैं कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार आप लोगों ने स्विच क्यों नहीं किया, तो उसका आंसर ये होता है कि कहते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड, कि एक तो हम इस काम को एंजॉय कर रहे हैं कि हम वो कहते हैं ना सक्सेस की बड़ी डेफिनेशंस है, खाली पैसा सक्सेस नहीं है, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कहते हैं ना रिस्क का जो सबसे लोअर दर्जा है वो पैसा है, रिस्क तो बड़ी चीज है। अच्छा उर्स साहब हमारे साथ हैं, उर्स साहब कोई सवाल करना चाहते हैं? उर्स साहब अपना माइक ऑन करें प्लीज, आपने हैंड रेज किया है। उर्स इमरानी साहब आपको सवाल, आपने हैंड रेज किया, आपको सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा चलें उर्स, हाँ जी उर्स साहब। सर मेरे जो एक तो सवाल ये है कि आतिफ साहब से, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट एचआर में काम किया है, तो ये जो किस तरह मतलब जो क्या सोर्स होता है अगर नौजवान देखना चाहें कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जॉब किस तरह आ रही है, तो किस तरह कोई इनके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अनाउंस की जाती है, देखा जाता है, या कोई प्लेटफॉर्म है? एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि जो अगर हम
बैंकिंग सेक्टर को देखें और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में देखें तो ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है वो किस सेक्टर में ज्यादा है नौजवानों के लिए? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ आया आपका कि किस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा खुरम आप क्लैरिफाई करेंगे? जी, उनका कहना ये था कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर वर्सेस कमर्शियल सेक्टर किस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी से मुराद क्या? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा था ना, प्रोग्रेशन जो है, जैसे अभी सरकार साहब ने कहा कि वो ब्रांच मैनेजर तक जा सकते हैं, बट उस टफ के लिए होता है, तो प्रोग्रेशन ज्यादा किस में है? तो प्रोग्रेशन ज्यादा मतलब अगर आप एज एंट्री लेवल पे 2 लोगों ने ज्वाइन किया, एक ने दोनों बीकॉम है या दोनों एमकॉम है, एमबीए है, उन्होंने ज्वाइन किया, एक ने माइक्रो फाइनेंस बैंक, एक ने कमर्शियल बैंक, तो किसकी ग्रोथ चांसेस ज्यादा है? ये सेकंड क्वेश्चन। सिचुएशन ये है कि प्रोग्रेशन, या जिसको हम एचआर की टर्मिनोलॉजी में करियर पाथ कहते हैं, करियर पाथ, ठीक है जी, या करियर एडवांसमेंट्स, तो वो तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में ही हैं, ठीक है, वो कमर्शियल हो या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हो। तो इफ्तिखार साहब ने जैसे आपका भी बताया, इफ्तिखार साहब मैं अखूबत में एज चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर रहा हूँ फॉर 6 years, तो थैंक यू वेरी मच फॉर appreciating and acknowledging the interest-free services that Ahuvat is providing on its platform for helping the underprivileged sections of our society to breathe beyond the poverty line. तो लेकिन अब इसमें सिचुएशन जो है, जिनका क्वेश्चन था उनका नाम उर्स है, उर्स अबलानी, ओके, उर्स अबलानी, राइट। आपके अपनी आप, हाँ, आपका माइक ऑफ है खुरम, आप माइक्रोफोन। उर्स अबलानी हमारे कंसल्टेंट है एसके के, और से ताल्लुक है जी। तो करियर प्रोग्रेशन या करियर पाथ तो दोनों में ही है। जैसे आपको इफ्तिखार साहब ने मुझे बताया कि जैसे लोन ऑफिसर के लेवल पे अगर हुई है एंट्री, और फिर वो ब्रांच मैनेजर विद द पैसेज ऑफ टाइम and on the basis of his or her performance, और फिर एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ठीक है जी, डिविजनल मैनेजर, इवन क्रेडिट, चीफ क्रेडिट ऑफिसर, तो ये करियर एडवांसमेंट या प्रोग्रेशन तो मौजूद है। लेकिन जो चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि हर लेवल पे एज फार एज मॉनेटरी रिवॉर्ड इज कंसर्न्ड, वो जो आपने बात की ना खुर्रम के रिस्क की, अगर आप पैसा सबसे निचले दर्जे है, तो अगर तो ये है आपका ईमान, तो फिर आप सेटिस्फाइड हैं, फिर आप इफ्तिखार साहब जैसे कह रहे हैं कि 16 साल तक भी मुतमिन है, ठीक है जी, कि मैं सोसाइटी को हेल्प कर रहा हूँ और मैं उनको गुर्बत की दलदल से बाहर निकाल रहा हूँ, जिनके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप तरक्की की मनाजिल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड वो 10 सालों में तय ना करें बल्कि महीनों में तय करें, तो फिर आपके लिए इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इज नॉट द राइट चॉइस। वो जो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। यहाँ आप थोड़ा सा चेंज करके इकबाल से माजरत के साथ, लोग आसान समझते हैं इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना। ये खूबत की बात की है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC, और हमारा लोन ऑफिसर कमर्शियल बैंक की तरह वन विंडो ऑपरेशन से सिर्फ वो दरखास्त ले या दे नहीं रहा, ये बड़ा समझें जरा जी। वो लोन ऑफिसर कम्युनिटी बिल्डर है, वो कम्युनिटी को एज अ होल एंगेज कर रहा है, उनको सोशली मोबिलाइज कर रहा है, उनके अंदर जीने की उमंग पैदा कर रहा है। क्योंकि जो आपके पास लोन लेने आ रहा है गरीब आदमी, वो मायूस है, वो हमारा जो लोन ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, वो उसको अल्लाह की रहमत की तरफ भी वापस लेके आ रहा है। वो उसको बता रहा है कि मोमिनीन के लिए जो है मायूसी वो कुफर के करीब है,
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو کمیونٹی بلڈنگ کا کام ہے, یہ جو امید کی شمع اور چراغ روشن کرنے ہیں, یہ بھی وہ کام کر رہا ہے. اب اس کے لیے خرم ضروری ہے انڈرسٹینڈ یہ کرنا کہ صرف فائنینشیل بیک گراؤنڈ کافی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی ایمپتھی, دوسروں کا درد محسوس کرنا. when I do not put myself into the shoes of others, تو جس تکلیف سے, جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں, وہ میں محسوس نہیں کر پاؤں گا. جب وہ میں محسوس نہیں کر پاؤں گا تو وہ پھر عموماً فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے لوگ نہیں محسوس کر پاتے. پھر اس کے لیے ہم لٹریچر کے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے سوشل سائنسز پڑھی ہوں, اور عموماً کیونکہ ماڈسٹ پے ہے اس لیے لوکلز کو ہائر کیا جاتا ہے, اسی کمیونٹی کے لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے انہی میں رہنا ہے, مل جل کر رہنا ہے, گھل مل جانا ہے. یہ صرف 9 to 5 کی جاب نہیں ہے, آپ نے 24/7 اسی کمیونٹی میں رہنا ہے, ان کے دکھ درد میں شامل ہونا ہے, ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے, ان کے جنازوں میں شریک ہونا ہے, اور آہستہ آہستہ ان میں سے ہو کر ان کو غربت کی دلدل میں سے نکالنا ہے ہاتھ پکڑ کے. تو یہ جو کمیونٹی بلڈنگ ہے, انگیجمنٹ ود دی کمیونٹی ہے, یہ پتہ نہیں ہماری کس یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے, میں تو نہیں جانتا, نہ میرے علم میں ہے. تو یہ تو ساری چیزیں ہم خود ہی ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ میں گاڈ گیون ہوتی ہیں, کچھ کے اندر جو ہے جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو میرے جیسے بندے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں یہ چیزیں ان میں پیدا کرنے کے لیے. تو جب میں باہر سے 2017 میں آیا تو میں جس ایک ادارے میں کام کرتا تھا باہر, تو وہاں پہ جو سینئر لیول پوزیشنز ہوتی تھی ٹاپ پہ, تو وہاں آئی کیو کے علاوہ ای کیو بھی چیک کیا جاتا تھا, ایمپتھی کوشچن. جی بالکل, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا. اچھا یہاں پہ آ کے ہم نے اسٹارٹ کیا, میں نے کچھ کوشش کی کچھ اس پہ کیا جائے, کوئی خیر کو تیار نہیں ہوتا تھا. دیکھیں اس کو ایک پہلے ایک کوسچن کر لیں, اس کے بعد اس کا ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ تر میں نے کام کیا ہوا ہے کہ ایک مائکرو فائنانس بینک میں, نام میں اس کا نہیں مینشن کرا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی زیادہ تر نا وہ پرپس ڈریون ہوتے ہیں, جیسے جس میں انہوں نے کام کیا وہ گرلز ایجوکیشن, چائلڈ میرجز, ان کے اوپر لون دیتے تھے. بٹ ان کا کہنا یہ کہ جی ایسا کوئی میکینزم ان پلیس نہیں تھا جو ایویلویٹ کرے اس کے امپیکٹ کو. تو کیا نیو کمرس کے لیے پوٹینشیل ہے کہ وہ ایوولوشن سائیڈ آف مائکرو فائنانس پروگرامز کے لیے میں بھی اپورچونٹیز ہیں؟ جی افتخار صاحب آپ بتائیے, آپ کا شعبہ یہ. آپ کا مائک بند ہے افتخار صاحب, مائک بند ہے سر آپ کا. اچھا تھینک یو خرم صاحب. خرم صاحب اس میں میرا جو اپنا ابھی جو خرم صاحب نے چیز ایڈ کی نا, بات کے جب ہم اسٹڈی ٹیچ کرتے ہیں, کیونکہ میرا ساری ایکسپوئر جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ہے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں فائنینس کی فیلڈ ہے. میں چیز بتا دوں سر کہ انفارچونیٹلی جب ہم ٹیچ کر رہے ہیں نا بچوں کو, تو ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے. جیسے آپ نے ایمپیتھی کی بات کی, ہم لوگوں کو یہ پڑھاتے ہیں جی کہ ہاؤ ٹو بیکم ریچ, آپ نے پیسہ کیسے ارن کرنا ہے. تو ہمارا چونکہ ہمارا جو ایک اچھا 2 مائنڈ سیٹ سے ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو. ایک ہم بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں جی کہ آپ نے جاب کیسے سرچ کرنی ہے. تو ہم نے نا بچوں کے مائنڈ سیٹ میں ایک چیز یہ پہلے سے ہی بٹھا دی کہ آپ نے انٹرپرینیور نہیں بننا, آپ نے امپلائی بننا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ اس کے ساتھ ہم بچے کا بنا دیتے ہیں. اس کو سی وی بھی پریپیئر کرواتے ہیں, لیکن اس کو انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں لے کے جاتے. دوسرا ہم نے اس کو بتا دیا کہ آپ جب یہ ڈگری لے کے جائیں گے تو آپ نے مارکیٹ میں پیسہ کیسے جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ کون سی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہے, رائٹ. سو دا کوشچن از کہ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سٹیزن شپ, ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلانتھراپی, رائٹ. ایک وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ واٹ از یور سوشل ریسپانسبلٹی. انفارچونیٹلی ہمارا ان ایریاز پہ فوکس نہیں ہے. اور یہ جو جتنے بھی ہم جس کی مائکرو فائنینسنگ انشورنس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بیسیکلی کیا ہے, ایمپتھی ہے, سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. اچھا پھر ہمارے ایک کانسیپٹ ہے سسٹینیبلٹی کا. انفارچونیٹلی لوگ سسٹینیبلٹی کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ we have to utilize available resources in such a way that future needs are not compromised. کہ ہم نے ریسورسز, ہمارے پاس ریسورسز تو سارے ہی ہیں نا, لیکن ہم نے اس کا یوز ایسے کرنا ہے کہ ہم اگلی نسلوں کا بھی خیال رکھیں. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا, یہ انفارچونیٹلی ہمارے کریکولم میں مسنگ ہے, یا ہیں تو بس ایک ڈیفینیشن کی حد تک ہے. تو جب ہم
बात करते हैं कि जब आप प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जब आप इस फील्ड के साथ, इस माइंडसेट के साथ एंटर होंगे कि आपने ऑब्वियसली अर्न भी करना है, लेकिन आपने इस कम्युनिटी को भी सर्व करना है, इसकी नीड्स को भी असेस करना है, और आपने ये देखना है कि आप किस किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली हमें जो है ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्लामिक हैं या से कन्वेंशनल हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दोज पीपल जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। तो वंस यू आर इन द फील्ड, जब आप फील्ड में एंटर हो जाते हैं ना, तो फिर जो आतिफ साहब ने ऐड किया, फिर दो चीजें हैं। एक वो है कि आप देख रहे हैं जी कि आपके पास जॉब भी है और उसमें आपके पास चांसेस भी हैं प्रोग्रेशन के, क्योंकि जो है वो बिजनेसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। और दूसरा ये आपके पास एक सेटिस्फेक्शन भी है कि आप में ह्यूमैनिटी है और आप जो है वो सर्व कर रहे हैं आपको उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने के लिए। तो जब ये दोनों चीजें कंबाइंड हो जाती हैं ना, फिर हम कहते हैं कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है लाइफ का, वो रियल टर्म्स में इंक्रीज होता है। लेकिन जो यंगस्टर्स है ना, उनका इनिशियली टारगेट यही है जी कि हमने तो वो जॉब लेनी जिसमें पैसा है। लेकिन जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं ना, लाइक 30-35 में आ जाते हैं, तो फिर हमें आइडिया होता है कि नहीं, वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इकोनॉमी। तो बट बाय दैट टाइम होता है कि हमारी लायबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी होती हैं, फैमिली साइज इनका इंक्रीज हो चुका होता है कि हम उस वक्त सोचना भी चाहें ना तो वो हमें अलाउ नहीं करते। तो मैं माइक्रो फाइनेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहूंगा ग्रेजुएट्स को कि ये एक ऐसी फील्ड है, हमारी 22 करोड़ की आबादी है और उसके आप 40% ले लें बिलो पॉवर्टी, तो हम अभी भी जो है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन तो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बहुत लिमिटेड है, और दूसरा ये है कि जो तो कन्वेंशन है ना, उनके पास फंडिंग भी बहुत सारी है, और प्लस ये है कि वो चूंकि हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उनके पास क्वेश्चन ज्यादा है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आतिफ साहब ने कहा कि जब आप इस्लामिक की बात करेंगे तो इस्लामिक तो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि इनके पास जो भी फंडिंग आ रही है उसमें अगर कहीं बैड डेट्स भी हो जाते हैं तो उसमें भी रिलैक्सेशन देनी पड़ती है। तो जो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली वहाँ पे जो पे पैकेजेस हैं या इंसेंटिव्स हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वन, वो स्लाइटली क्या होंगे, कम। लेकिन वहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना, वो ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है आपकी इनकम जो है ना वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है। लेकिन जो कन्वेंशनल है उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट, लेकिन खैर ये दूसरी साइड हो जाएगी। लेकिन मैं अगेन आऊंगा कि प्रोग्रेशन की अब जो बात करें, जो हमारा फोकस है आज के इस सेमिनार का, वो ये है कि माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की एक्सपेंशन की हमें इस वक्त बहुत ज्यादा नीड है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं दैट स्टिल नीड एक्सेस टू द चीपर फंड्स। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज करें, जो मार्कअप वो चार्ज करते हैं उसको रिलैक्स करें, और उन रिमोट एरियाज में जहां तक अभी तक एक्सेस नहीं है अगर वो अपने एक्सपेंड करें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा, आतिफ साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, कि जो लोकल्स हैं, बिकॉज लोकल्स नो कि कम्युनिटी क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनको टैकल कैसे करना है। रादर के आप एक लाहौर से बंदा भेजें कि मिट्टी के इलाके में जाए और वहां पे जाके आप लोगों को टैकल करें, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है और जहाँ पर कल्चरल इश्यूज भी हैं। लेकिन अगर आप कहें ना कि झंग का एक बंदा है और हम झंग में एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर इसका मतलब है कि फिर झंग के लोगों को लाहौर आने की जरूरत नहीं है, कराची जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वहीं पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रीवेल कर रही हैं और वो अपने इलाके के लोगों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं माइक्रो फाइनेंसिंग के बिजनेस को इसलिए प्रमोट करता हूँ कि जिस एरिया में आप जाएंगे ना, आप उस एरिया में जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे। तो जो लोकल्स हैं वहाँ के, तो उनके लिए ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपने एरिया में अपने ही लोगों को सर्व करके जो है वो अर्निंग्स भी जनरेट कर सकते हैं और सोसाइटी को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। सर मैं अगर जो कंक्लूड कर पाया कि जरूरत जिस चीज की, देखें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रेजुएट्स या कोई भी आता है वो एक एम लेकर आता है, एम्बिशन लेकर आता है, और सबसे पहला एम्बिशन होता है ज्यादा सारा पैसा कमाना। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उसको सिखाया जाता है, उसको नजर ही आ रहा होता है। तो अगर कोई ऐसी चीज को इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाए जहां पे गाइडेंस हो फ्रेश ग्रेजुएट्स की, देखिए, और अक्सरियत फ्रेश ग्रेजुएट्स जॉबलेस रह जाते हैं। हम उनकी बात ही नहीं करते जिनको कॉलेज से जॉब मिल जाती है, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, वो तो बात ही खत्म होगी। वो यूथ तो कभी ढूंढ ही नहीं रही होगी ना कि फ्रेश अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, कॉलेज से उठा लिए जाते हैं, डायरेक्टली पिक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक जर्नल, एक आम इंसान की जो ग्रेजुएट है, जो काम कर सकता है, जो काम करना चाहता है, और वो ढूंढ रहा है कि मेरे पास कौन से सेक्टर्स मौजूद है। अगर इस चीज को खासतौर पर यूथ जो भी सुन रही हो, मेरा एक बड़ा मैसेज है कि सबसे पहले आप जॉबलेस रहने से बेहतर है कि आप काम करें।
اس چکر کے انتظار میں جیسے میں نے کتنے لوگوں کو اپنا کیریئر ضائع کرتے دیکھا ہے. میں اپنی کالج کی بات بتاتا ہوں, میں 50 کا ہونے والا ہوں, بڑی پرانی بات ہے. میرے کلاس والا تھا, اس کو امریکہ جانا تھا, اور بلیو کریں وہ 6 سال تک اس نے بی کام کے بعد کچھ نہیں کیا, اور 6 سال بعد میری ملاقات ہوئی تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جو ہے وہ کیشیئر لگا ہوا تھا, اور اس وقت بھی اس کا کہنا تھا بس یار 1-2 سال میں امریکہ جانے کا کچھ ہو جائے گا. ہم لوگ سی اے کر چکے تھے, اس نے آگے کیا ہی نہیں اس لیے کہ اس کے ذہن میں تھا. تو ایسے ڈریم کے پیچھے ٹائم مت ضائع کریں. مارکیٹ میں ہر سیکٹر میں کہتے ہیں نا کہ میرے والد کوئی سبھی کہتے ہیں کہ ہر پروفیشن میں کمائی بہت ہے, اس کی توڑ تک جاؤ, اس کے اینڈ تک جاؤ. ہر پروفیشن پینگ ہے. ہمیں تو 12,000 سے زیادہ دنیا میں پروفیشنز ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے زیادہ چیزیں, اور رزق اللہ دیتا ہے. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں, اور ہم نے جب جاب میں آیا, بزنس کیا, اور اندازہ ہوا کہ ایسی ایسی جگہوں پہ ایک غبارے والا, جو عام غبارے ہوتے ہیں, اس کا سپلائر بیٹھا ہے, اس کے پاس 50 کروڑ کا مال اس کے گوڈاؤن میں. ایک بھائی چائنا جاتا ہے, ایک بھائی یہاں بیٹھا ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں کہ کتنی اپرچونٹیز ہے. تو ینگ گریجویٹس کو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ خالی ایسے چیز کے انتظار میں سالوں ضائع مت کریں. مارکیٹ میں جاب اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں, اور اس میں کیریئر پروگریشن بھی ہوتا ہے. آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو کام کرنا ہے. نہ صرف آپ پیسے کما سکتے ہیں اس سے, آپ ترقی کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کو ایسا بھی چیز ملے گا, ثواب بھی ملے گا, اور آپ کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا, جس کا 20 سال بعد ہمیں خیال آتا ہے, 25 سال کو جاب کو ہو گیا, یار سوسائٹی کو کچھ واپس دینا ہے, تو آپ تو پہلے دن سے سوسائٹی کو واپس دے رہے ہو. تو سر 3 منٹ رہ گئے, کنکلوڈ کرتے ٹاپک کو. پہلے میں عاطف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں, تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے. جی, تو بس کچھ جو آئیڈیاز ذہن میں آئے وہ یہی تھے. جیسے افتخار صاحب نے آپ کو بات بتائی کہ ہم گریجویٹس پہ فوکس کر رہے ہیں. انٹری لیول پہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس میں ایون میٹرک جنہوں نے کیا ہوتا ہے یا انٹرمیڈیٹ کیا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی اپرچونٹیز ہیں. اور خرم والی بات کہ آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب آپ کو آپ کی ڈریم جاب ملے گی تو آپ اس وقت شروع کریں گے. وہ 6 سال گزر گئے آپ کے دوست کے اور انہوں نے کوئی جاب نہیں شروع کی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور جو آپ ایکسپیرینس گین کریں گے, آپ کا جو اسکل سیٹ جو ہے وہ براڈن ہوگا, شارپن ہوگا, وہ بھی تو آپ کا گین ہے نا ایک. تو اس لیے خدارا آپ اس کے انتظار میں, ڈریم جاب کے انتظار میں نہ رہیں, اور ایکسپیرینس لیں. سینئر سے آپ سیکھیں گے, اس انڈسٹری کی آپ کو نو ہاؤ آئے گی, تو وہ آپ کی ایک کانسٹنٹ لرننگ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ پلیز ان لوگوں کے ساتھ ضرور ملیں, جیسے آپ نے کہا کہ جی ہر جو پروفیشن ہے اس کے ٹاپ پہ ہمیشہ ویکیوم ہوتا ہے, وہاں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا. تو آپ جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کریں, ان کو کاپی کریں, اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ٹاپ تک کیسے پہنچے. ان کے انٹرویوز کر کے آپ معلوم کریں, اور پھر ان کے سکل سیٹس کو اپنے اندر انکلکیٹ کریں, اپنے اندر پیدا کریں. یہ آپ کی فارمل کوالیفیکیشن کے علاوہ ہے جو آپ نے کام کرنا ہے. صرف یہ اے گریڈ لینے کی بات نہیں ہے, یا 80-90% مارکس کی بات نہیں ہے. یہ آپ نے ریئل لائف ٹائم سکلز ان ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ انگیج ہو کے اپنے اندر خود سے پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی کریئر پروگریشن جو ہے وہ بڑی ایکسلریٹڈ فیشن میں ہوگی. افتخار صاحب آپ پلیز. جی سر, بینگ فیکلٹی ممبر ہم نے یہاں پر ایک کورس انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے, لیکن ابھی وہ اسپیشلائزیشن میں ہے. اس کا کورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو فائنینسنگ کے نام سے. ہم نے یہ کورس اس لیے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جب تک دیکھیں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مائکرو فائنینسنگ ہے کیا, اسکوپ کیا ہے, کام کس طرح ہوتا ہے, نیڈ اسیسمنٹ کیا ہے, تو تب تک لوگوں میں اویئرنیس جنریٹ نہیں ہوگی, تو ان کو شاید ان کو اس سیکٹر کا اتنا زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکڈیمک لیول پر جو مائکرو فائنینسنگ کا کانسیپٹ ہے, ناٹ نیسیسری ان بزنس اسکولس, کیونکہ یہ بزنس کا ایشو نہیں ہے, یہ کمیونٹی کا ایشو ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چیپر فائنینس ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچانی ہے, رائٹ. اور یہ جو کورس ہے مائکرو فائنینس کا, میں سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی دا پارٹ آف دا اسٹڈیز لائک سم ویئر, کیونکہ ایک انٹروڈکشن اس کا آپ میٹریکولیشن میں دیں, پھر انٹر میں دیں کچھ پورشن, اور پھر گریجویشن میں اس کے اوپر تھوڑا سا جائے اس کو ایکسٹینڈ کریں, تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ابھی میں اگر بزنس اسٹوڈنٹس کے علاوہ کسی سے ہم پوچھ لیں نا, ایون کہ گریجویٹ انڈر گریجویٹ کے مائکرو فائنینس کیا ہے, they don't have the idea. تو جب لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس ایریا کی طرف موو بھی نہیں کریں گے.
تو اس لیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. تو مائکرو فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز کیا ہیں, یہ کس طرح کام کرتے ہیں, ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, یہ کمیونٹی میں کس طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اینڈ دین جب ہم یہ اویئرنیس جنریٹ کر دیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا اس وقت کون کون سے مائکرو فائنینسنگ انسٹیٹیوشن یا بینکس کام کر رہے ہیں. اور پھر obviously اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کی میں اپرچونیٹیز کیا ہیں, بزنس کی گروتھ اپرچونیٹیز کیا ہیں. جب بزنس گروتھ اپرچونیٹیز ہیں تو obviously آپ کے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی اویلیبل ہوں گی. اور پھر ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم جو HR وغیرہ کے جیسے ہم کورسز پڑھاتے ہیں, یہ بھی ایک ڈیلیما ہے کہ اگر تو پریکٹیکل لائف سائڈ سے لوگ آ کے پڑھاتے ہیں نا تو وہ ہمیں پریکٹیکل HR پڑھاتے ہیں. جب ٹوٹلی PhDs آ جاتے ہیں دیٹ ڈونٹ ہیو انڈسٹری ایکسپوئر تو پھر HR کی تھیریز پڑھاتے ہیں. تو ہمیں جو اس کا ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا ایکسپیکٹیشنز آف دا فرم. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی کمپنی کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں نا, جیسے FFC ہے, you must know what is FFC, what is the nature of operations, کرتی کیا ہے, growth opportunities کیا ہیں, risks کیا ہیں, threats کیا ہیں. تو جب ایک بچہ اگر انٹرسٹیڈ ہے جب مائکرو فائنینسنگ میں, تو پہلے اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ مائکرو فائنینسنگ ہے کیا, گروتھ اپرچونیٹیز کیا ہیں, کیریئر ڈیولپمنٹ کیا ہے, اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں, رسکس کیا ہیں. تو دین ہمارے اسٹوڈنٹس کا یا ہمارے گریجویٹس کا جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. تو تھینک یو سر. ٹائم ہمارا ہو گیا. آخر میں ایک بات یہی کہ انڈسٹری نالج وہ بہت ضروری ہے. جس بھی آپ انڈسٹری میں جائیں کہ اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں, اس میں شارٹ کمنگس کیا ہیں, اس کا وہ پورا کانٹیکسٹ سمجھ کے جائیں. اور سیکنڈلی کسی نے کوشچن کیا تھا جی کہ مائکرو فائنینس کی جابس کہاں پہ آتی ہیں. ایک تو پاکستان مائکرو فائنینس نیٹ ورک ہے, آرگنائزیشن ہے, وہاں بھی ہیں. پھر ہر مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹ وہ انٹرسٹ فری ہو یا انٹرسٹ بیسڈ ہو, ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں بھی آتی ہیں. اور ان کا جو لنکڈ ان کا پیج ہے وہاں بھی جابس اور اوپننگز ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہیں. اور اب جاب پورٹلز جو بہت ہو گئے, اب جاب پورٹلز ہیں ان پہ وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فری ایڈورٹائزمنٹ ہے. تھینک یو سر, تھینک یو عاطف صاحب, تھینک یو افتخار صاحب. پارٹیسپینٹس بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو سننے کا. دونوں اسپیکرز محترم اسپیکرز کا بہت شکریہ. سیر حاصل گفتگو ہوئی. بات وہی ہے, انسان کو اپنے آپ کو ٹرین کریں, اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھائیں. پھر وہی بات ہے, جاب لیس رہنے کا یا کسی ایسے ڈریم کے پیچھے بھاگنے کا نہیں ہے جو نہیں آئے گا. جو چیز اویلیبل ہے کریں اور اپنے آپ کو بینڈ کریں. اپنے ایپٹیچیوڈ اپنے ایٹیچیوڈ دونوں کو اس طرح کریں کہ آپ سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کریں, آپ ارن بھی کریں. ارننگ آپ کا حق ہے, ظاہری بات ہے. محنت کریں گے تو ہر جہاں بھی, چاہے وہ مائکرو فائنانس ہو, چاہے انٹرسٹ بیس ہو, چاہے نہ ہو, وہ تنخواہ دیتے ہیں, مناسب تنخواہ دیتے ہیں. اور انیشیلی اسٹارٹ کہیں کریں گے تو کہیں جائیں گے. ٹاپ لائن پہ پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے, بڑی محنت لگتی ہے. تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. ابھی بہت بڑا سیکٹر ہے مائکرو فائنانس انڈسٹری, بہت بڑی ہے, اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. اس کو بھی حاصل کریں. آپ کو اندازہ آج ہو گیا ہوگا کہ ہماری گفتگو سے کہ مائکرو فائنانس ہوتا کیا ہے. بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. ہم کسی نئے ویبینار کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی اور سیکٹر کے اپرچونیٹی کے لیے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اللہ حافظ.